Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Thank you. Syllabus Mathematics book 1, chapter number 12, area and perimeter. हमने स्टार्ट किया है. एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. अब बारी आती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की. तो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, हाउ टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर, हाउ टू फाइंड आउट इट्स एरिया, हाउ टू फाइंड आउट वन ऑफ इट्स डायमेंशंस यूजिंग द एरिया एंड द अदर डायमेंशन. ये सारी चीजें आज हम डिटेल के साथ इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके वीडियो के अंदर होते हैं जो अगर आप स्किप करते हैं वीडियो तो आपसे फिर मिस आउट हो जाते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम इज अ फिगर इन विच वी हैव टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है? आपके पास जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं इसमें पैरेलल होते हैं. देयरफॉर इन अ पैरेललोग्राम एक्स वाई डब्ल्यू जेड, आपके पास यहाँ पर डब्ल्यू जेड इज पैरेलल टू एक्स वाई. सिमिलरली यहाँ पर जो सेकंड पेयर ऑफ लाइंस होता है ये भी एक दूसरे के पैरेलल होता है. दैट इज डब्ल्यू एक्स इज पैरेलल टू जेड वाई, ठीक है? अच्छा, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ जाती है. उसके बाद अब यहाँ पर जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उसको बड़े गौर से देखिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि द सिमिलैरिटी दैट वी हैव बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, वही सिमिलैरिटी हमारे पास पैरेललोग्राम और रोम्बस में होती है, ठीक है? एंड सिमिलरली द डिफरेंसेस दैट वी हैव बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर is the same as the difference between a parallelogram and a rhombus, ठीक है? तो देखो, हमारे पास ये जो स्क्वायर होता है, in a square we have all four sides equal to each other. यहाँ पर मैं आपको जो similarities बता रही हूँ वो आपने देखनी है, जो आपको differences बता रही हूँ वो आपने गौर से देखने हैं, अपने पास नोट डाउन करने हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर के अंदर एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, ठीक है? और ये हमारे पास रोम्बस होता है, इसके अंदर एक होती है हमारे पास बेस और एक होती है हमारे पास हाइट, ठीक है? बेस और हाइट हम इसमें क्यों कैलकुलेट करते हैं, लेंथ और ब्रेथ क्यों नहीं कैलकुलेट करते? क्योंकि जो एरिया कैलकुलेट किया जाता है वो दो डायमेंशंस पे किया जाता है और डायमेंशंस आपकी लेंथ और ब्रेथ में होती हैं. जो लेंथ और ब्रेथ आपके पास पैरेललोग्राम के अंदर सेकेंड जो आपके पास साइड होती है उससे नहीं मिल सकती. तो हमेशा हम जैसे ट्राइंगल के अंदर बेस और हाइट लेते हैं ऐसे ही रोम्बस में भी बेस और हाइट लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गई हमारे पास बात स्क्वायर और रोम्बस की. अच्छा, अब दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? तो ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एंड दैट ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर. यानी कि स्क्वायर के अंदर एक साइड अगर आपको पता है तो चारों साइड्स आपको पता है. रोम्बस में भी एक साइड अगर आपको पता है तो चारों साइड्स आपको पता है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर जैसे चारों साइड्स इक्वल होती हैं ऐसे ही रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती है. तो भाई डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? सिर्फ एंगल का डिफरेंस होता है कि ऑल फोर एंगल्स इन अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्रीज ईच. वेर एज यहाँ पर रोम्बस के अंदर हमारे पास जितने भी एंगल्स होते हैं उसमें से कोई भी एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज का नहीं होता, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास स्क्वायर और रोम्बस का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है? तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनके डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात कि हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है? जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ऐसे ही पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल होते हैं, ठीक है? तो जो लेंथ आपके पास रेक्टेंगल के अंदर होगी ब्रेथ उससे अलग होगी, ठीक है? लेकिन लेंथ और लेंथ ऑपोजिट साइड्स में इक्वल होगी, ब्रेथ और ब्रेथ ऑपोजिट साइड्स में इक्वल होगी. स्क्वायर के अंदर हमारे पास जो लेंथ होती है वही हमारे पास ब्रेथ होती है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ एंड लेंथ, ठीक है? अच्छा, अब पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं जैसे कि रेक्टेंगल में होते हैं. तो दोनों में सिमिलैरिटीज तो हमें पता चल गई.
डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस है जो स्क्वायर और रोम्बस में होता है कि ऑल फोर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्रीज ईच, जबकि रोम्बस और पैरेललोग्राम में हमारे पास कोई भी एंगल 90 डिग्रीज का नहीं होता। तो अगर ये जो डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज हैं आपको इसके ऊपर अच्छी ग्रिप होगी, आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या पता चला हमें कि स्क्वायर और रोम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अंदर सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज का नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास बात आती है रोम्बस और पैरेललोग्राम के अंदर, तो इनका जब एरिया कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हमें लेंथ और उसके ऑपोजिट में जो 90 डिग्रीज का एंगल ड्रॉप होता है, ये हाइट चाहिए होती है दोनों में। ठीक है, आपको कोई सी भी एक हाइट अगर जो है वो लेंथ पता है रोम्बस के अंदर, तो आप आराम से चारों लेंथ्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम की बात जब आएगी तो उसके अंदर दो लेंथ अलग अलग होती है, लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है। तो जो लेंथ होगी उसी की आपको ऑपोजिट से हाइट चाहिए होगी। अगर उसके ऑपोजिट से आपके पास हाइट नहीं होगी तो आपको पहले लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर आप उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको यहाँ पर कि जब हमारे पास स्क्वायर की बात होती है तो स्क्वायर के अंदर अगर हमारे पास लेंथ मौजूद है तो लेंथ को हम मल्टीप्लाई बाय लेंथ करते हैं और हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा? 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मेरे पास लेंथ है लेट सपोज 5, तो एरिया क्या होगा? 5 × 5 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अगर मुझे लेंथ बता दी जाए तो मैं एरिया कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो अगर मुझे एरिया बता दिया जाए और मुझसे कहा जाए लेंथ कैलकुलेट करो, तो मैं लेंथ भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे? यहाँ पर हम फॉर्मूले को शिफ्ट करेंगे। एरिया है लेट सपोज मेरे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और मुझे लेंथ मालूम करनी है कि अगर एक स्क्वायर है जिसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, फॉर्मूले को हम यूज करेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट्स लेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल स्क्वायर के साथ होता है तो हमें वहां पर स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या फायदा होगा हमें कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर लेंथ बचेगी। और 64 का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 8 आता है, बिकॉज 8 × 8 इज इक्वल्स टू 64। तो हम 8 का स्क्वायर यहाँ पर अगर लिखें 64 की जगह तो ये स्क्वायर से कट हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आएगा? 64। बेसिकली होता क्या है, 64 लिखा, 64 इज इक्वल्स टू 8 × 8। ठीक है, और जब आपके पास एक पेयर कंप्लीट होता है तो आप क्या करते हैं? उसको बाहर रख देते हैं, अंदर आपके पास कुछ नहीं बचा, खत्म। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ ना, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 8 × 8 को 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर से ये पावर आप ये आपका स्क्वायर रूट कट हो जाता है, आपके पास क्या बचेगा? 8। तो ये आपके पास लेंथ निकल आएगी। तो याद रखो, जब भी आपके पास एरिया गिवन होगा स्क्वायर या रोम्बस का, तो वहां पर आपने अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपने सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है और आपके पास लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं कि द फिगर शोज अ रोम्बस WXYZ ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर रोम्बस बताया गया, इसका मतलब है अगर एक लेंथ भी पता चल जाएगी तो चारों साइड्स की लेंथ हमें पता चल जाएगी। ठीक है, और इन्होंने बता दी इसकी लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि चारों साइड्स हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रही हूँ यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा। आगे हमसे कह रहे हैं इफ टी यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब टी यू क्या है आपके पास? ये आपके पास हाइट है और कहाँ पर ये ड्रॉप हो रही है, कहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है? डब्ल्यू एक्स के ऊपर। इसका मतलब है डब्ल्यू एक्स आपके पास बेस होगी। इफ दिस इज द हाइट तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जहां पर 90 डिग्रीज का एंगल बनता है वो आपकी बेस होती है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये आपके पास जो एल बन रहा है ना, तो ये आपकी हाइट है और ये आपकी बेस है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अगर इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो ऑल फोर साइड्स हमें पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू, आप चाहो तो चारों को अलग अलग प्लस कर लो और चाहो तो आप सिंपल एक लेंथ लेकर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, सेम बात है क्योंकि चारों बराबर है। तो लेंथ मेरे पास 5.6 है, इसको मैं सिंपली अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ये चीज डिफिकल्ट लगती है तो आप 5.6 को 4 टाइम्स
प्लस कर लीजिए 5.6 प्लस 5.6 प्लस 5.6 प्लस 5.6, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये भी हमारे पास सिंपल है कि 4 से हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर के अंदर स्क्वायर नहीं आता क्योंकि हम प्लस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पेरीमीटर आ गया। याद रखना, रोम्बस के अंदर आपको सिर्फ एक साइड बताई जाएगी, बाकी चारों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, इसलिए पेरीमीटर में आपके पास सिर्फ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ अ फिगर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब एरिया कैलकुलेट करना है आपको, एरिया भी आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लेंथ मालूम है, ठीक है, लेंथ कितनी है आपके पास 5.6, और हाइट भी मालूम है आपको, तो लेंथ आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस आपके पास यहाँ पर कितनी है 5.6, और हाइट कितनी है आपके पास 5। आप इसको सिंपली 5.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे एंड द आंसर इज 28। इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो हमने इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर एक लेंथ दी हुई थी जिसकी मदद से हमने पेरीमीटर कैलकुलेट किया। फिर जब हमें एरिया कैलकुलेट करने की बात आई तो हाइट गिवन थी, हमने कहा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बेस कौन सी होगी, हमने आइडेंटिफाई की, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई किया एंड देयर इज द आंसर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पैरेललोग्राम का टेबल बना हुआ है, बेस हाइट और एरिया, कहीं पर बेस गिवन है, कहीं पर हाइट गिवन है, कहीं पर एरिया गिवन है। कैसे करना है, तो एरिया तो निकालना आप सबको आता है कि अगर बेस पता होगी और हाइट पता होगी तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखो जब आपके पास इस तरह का फॉर्मूला हो कि एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, लीनियर इक्वेशंस आपने किया है, लीनियर इक्वेशंस में हम इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। एरिया पता है तो एरिया की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे, बेस पता है तो बेस की जगह पर वैल्यू रख देंगे, हाइट पता है तो हाइट की जगह पर वैल्यू रख देंगे। और अगर ये चीज डिफिकल्ट लगती है तो बस इतनी बात याद रखना कि एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस इज इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट एंड हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। ठीक है, जो भी आसान लगता है आप उसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो जब एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम लेंथ और बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, आंसर इज 84। तो आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जब एरिया गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, 42 को डिवाइड कर देंगे हाइट के साथ, 6 7 जार 42, आंसर 7 आ गया। इसका मतलब है कि ये 7 मीटर्स होगा, 7 6 जार 42। और जब आपको एरिया के साथ बेस गिवन होगी तो आपने यहाँ पर एरिया को बेस से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर पॉइंट्स में है तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो दोनों के बाद पॉइंट्स के बाद एक डेसिमल प्लेस है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अगर एक के बाद 1 डेसिमल प्लेस होती है, एक के बाद 2 डेसिमल प्लेस होती है, तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, इस चीज का ध्यान रखा करें। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 429/78। दोनों 3 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 3 से सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 6 जार 18। ठीक है, अब 143 और 26 है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये 13 के साथ हो सकता है। यस, 13 1 जार 13, 13 1 जार 13, 13 11 जार 143, 13 2 जार 26। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 11/2। डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5.5। ठीक है, अब ये चीजें जो है इसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 5 जार 10 माइनस किया 1, रिमाइंडर डेसिमल लगाया, 2 5 जार 10, तो ये 5.5 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास ये जो हाइट है ये 5.5 मिलीमीटर्स की। जो भी यूनिट आपके पास गिवन है आपने उसी यूनिट में अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, बस ये देख लेना कि बेस और हाइट के अंदर स्क्वायर नहीं आता, एरिया के अंदर आपके पास स्क्वायर आता है, पेरीमीटर में भी स्क्वायर नहीं आता। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको इसके अंदर आसानी होगी। ठीक है, के बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप देख सकते हैं द फिगर शोज अ रोम्बस एबीसीडी वेयर ए ई इज इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर। मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक हाइट बताई हुई है। ठीक है, कैसे पता चला कि ये हाइट है, ये यहाँ पर जिस बेस के ऊपर फॉल कर रही है यहाँ पर आपके पास 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हाइट है, तो बेस आपके पास क्या होगी, डीबी। डीबी आपके पास बेस है। अब देखते हैं कि इन्होंने बेस बताई भी है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, क्या करना है। आगे कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस।
ओहो, यहाँ पर एरिया दिया है आपको, आपको यहाँ पर पहले लेंथ कैलकुलेट करनी है। जब लेंथ आ जाएगी तो हमने अभी पढ़ा कि ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर, हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी बेस कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आपको और क्या बताया हुआ है, आपको हाइट भी बताई हुई है, हाइट ए ई इज इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमें अगर यहाँ पर बेस कैलकुलेट करनी है, कौन सी बेस, बेस बी डी, तो हम क्या करेंगे यहाँ, हम यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस हमसे क्या करता है, क्या कहता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये आपके पास हाइट है और ये आपके पास बेस है, एरिया आपको बताया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्योंकि हमें बेस फाइंड आउट करनी है, तो हम फॉर्मूले को इस तरह से लिखेंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, जो भी अननोन्स हैं उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा करें। अगर वो राइट हैंड साइड पर है तो अपने फॉर्मूले को शिफ्ट कर दें, आप जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको राइट हैंड साइड पर लिख दें। तो बी मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल्स टू ए। अब देखिए मैं वैल्यूज पुट करूंगी, बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, बी की जगह पर मैं बी लिखूंगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट मुझे पता है 6.4 है, एरिया भी मुझे पता है दैट इज 44.8। सिंपल। बस अब हमने इसको लीनियर इक्वेशंस की तरह से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 6.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हमने इसको रिमूव करना है। जब हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6.4। अब क्या करें, अब तो ये डेसिमल में है। अभी हमने सीखा था कि अगर दोनों के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 448/64। अब क्या प्रॉब्लम, अब आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 से मैं नहीं करी क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये दोनों 4 से हो सकते हैं। 4 16 आर 412 आर, अभी भी ये दोनों 4 से हो सकते हैं मजीद। तो 4 4 आर 4 2 आर 8 4 8 आर 32, अभी भी 4 से हो सकते हैं। 4 1 आर 4 4 7 आर 28। सो फाइनल आंसर इज 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमारी जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर की। अगर बेस 7 सेंटीमीटर की है तो बेस इज अ साइड ऑफ अ रोम्बस एंड ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब है कि हमारे पास चारों साइड्स यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की। दैट्स इट, बस ये हो गया हमारे पास। पेरीमीटर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 × 4 करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी बीच में से कोई एक वैल्यू आपको ओमिट कर दी जाती है और आप समझते हैं कि हम इसको कैसे पहुंच सकते हैं। तो लेंथ मालूम करोगे, लेंथ मालूम करने के बाद पेरीमीटर तक पहुंचोगे, क्योंकि द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो जब एक लेंथ हमें पता चल गई तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।